हेलो एवरीवन। आज हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये सेक्शन है बेसिक विजुअलाइजेशंस इन टैबलू। बेसिक वर्ड देख के इस सेक्शन को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो ये 8 या 10 विजुअलाइजेशन हम इस सेक्शन में करेंगे वो एक्चुअली बहुत पावरफुल होने वाले हैं। वो इतने पावरफुल होंगे कि आप इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छे से अच्छा डैशबोर्ड भी उन विजुअलाइजेशंस की हेल्प से बना सकते हैं। और हमारा पहला लेक्चर होगा हाईलाइट टेबल। इस लेक्चर में हम 3 या 4 चीज़ें सीखेंगे कि एक हाईलाइट टेबल होती क्या है, हाईलाइट टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, किन केसेस में आपको हाईलाइट टेबल ही यूज़ करनी चाहिए, और हाईलाइट टेबल का बनाने का सबसे आसान और सबसे एफिशिएंट तरीका टैबलू में क्या है, हम वो सीखेंगे इस लेक्चर में। तो फिर शुरू करते हैं हाईलाइट टेबल्स। इस सेक्शन के लिए हम यूज करने वाले हैं टाइटैनिक डेटा सेट। ये डेटा सेट जो भी डेटा साइंस को स्टार्ट करता है, जो भी बिगिनर होता है, उसके लिए ये बहुत कॉमन डेटा सेट है। और उसकी वजह यह है कि ये छोटा डेटा सेट है, पर इसके अंदर से इनसाइट्स और पैटर्न्स बहुत क्लियरली बन जाते हैं। तो कोई भी आप अच्छा एनालिसिस इस डेटा सेट में कर सकते हैं। और चूंकि ये टाइटैनिक का डेटा सेट है, तो ये डेटा सेट है टाइटैनिक में बैठे हुए हर एक पैसेंजर का, हर एक क्रू मेंबर का, जो उस शिप में जिन लोगों ने उनसे यात्रा की थी। टाइटैनिक 1912 में बन के तैयार हुआ था। 2 साल लगे थे टाइटैनिक को बनाने के अंदर। और ये जब बन के तैयार हुआ था, ये उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज़ थी। करीब 887 फीट इसकी विड्थ थी, जो 3 फुटबॉल फ्लोर से भी बड़ा है। 17 मंजिला ऊंचा टाइटैनिक। अगर इसको सीधा खड़ा कर दिया होता तो उस टाइम दुनिया में इतनी ऊंची कोई इमारत ही नहीं थी। जितना खूबसूरत, जितना आलीशान ये बाहर से था, उतना ही खूबसूरत और आलीशान ये अंदर से भी था, क्योंकि इसके इंटीरियर्स इंस्पायर्ड थे उस टाइम लंदन के सबसे आलीशान होटल रिट्ज से। हर फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद थी। बाथ हाउस, टर्किश स्पा हाउस, बार्बर शॉप, स्विमिंग पूल, 2 लाइब्रेरीज थी इसके अंदर। इसका अपना खुद का एक अखबार था जिसको बोलते थे द अटलांटिक बुलेटिन। जब ये साउथ हैम्पटन से चलने को रवाना हुआ था, तो उसको छोड़ने के लिए लंदन में 1 लाख लोग आए थे। सिर्फ 2200 लोग इसमें बैठे थे जो पैसेंजर्स थे, पर छोड़ने के लिए 1 लाख लोग इसको देखने के लिए और इसको विदा करने के लिए आए थे, इसकी मेडन वॉयज के लिए, इसकी पहली यात्रा के लिए। इसका पहला स्टॉप होना था बेलफास्ट। बेलफास्ट से क्रू चढ़ा था, और एक्चुअली पहला स्टॉप इसका साउथहैम्पटन था जहाँ से पैसेंजर चढ़े थे। सेकंड स्टॉप होना था इसका फ्रांस में शरबॉक। सेकंड स्टॉप इसका होना था उसके पास क्वींसटाउन आयरलैंड, और फाइनल स्टॉप होना था इसका न्यूयॉर्क, जहाँ ये कभी पहुँच नहीं पाया। टाइटैनिक चल रहा था 22 नॉट की स्पीड से। 22 नॉट का मतलब ये समझिए करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। टॉप स्पीड इसकी 24 नॉट थी। और कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि आज भी जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्रूज शिप है, वो भी 30 नॉट के ऊपर नहीं जाता है। माना जाता है इसके जो ओनर थे ब्राइस इसमें, वो भी इसमें यात्रा कर रहे थे, और उनका निर्देश था कैप्टन स्मिथ को, जो उसके कैप्टन थे, कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को निर्देश था कि इसको एक दिन पहले हमें न्यूयॉर्क पहुंचाना है, जिससे कि वहां पे लोग सब हैरान हो जाएं और ये सारी अखबार की सुर्खियां बटोर ले। इसी वजह से इसको जो 14 अप्रैल को ये आइसबर्ग्स की फील्ड से गुजर रहे थे, वहाँ पे भी इसकी स्पीड को कम नहीं किया गया था। जनरली ऐसे आइसबर्ग्स की फील्ड से क्रूज शिप्स को स्पीड कम कर दी जाती थी, पर इसकी स्पीड को उतना ही 22 नॉट की स्पीड रहने दिया गया था। ये कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के आदेश थे अपने मेंबर्स को। 14 अप्रैल को 6 वार्निंग्स मिली थी टाइटैनिक को, कि आइसबर्ग्स की 6 वार्निंग्स मिली थी, और सारी वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया गया। इनफैक्ट जो इसको आखिरी वार्निंग मिली थी रात को 10:30 बजे, वो वार्निंग मिली थी कैलिफोर्निया शिप से, और उस वार्निंग में ये बोला गया था कि हम लोग एक आइसबर्ग फील्ड्स में फंस गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसके वायरलेस रूम से उनको ये निर्देश किया था कि आप हमें बार बार परेशान मत करो, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। रात को 11:40 पे एक आइसबर्ग टाइटैनिक के सामने आ जाता है, और 37 सेकंड के अंदर वो आइसबर्ग टकरा जाता है।
उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब था तो विजिबिलिटी इतनी दूर नहीं थी। सिर्फ 37 सेकंड लगे थे जब पहली बार इस आइसबर्ग को देखा गया था और जब इसकी टक्कर हुई थी टाइटैनिक से। उस 37 सेकंड में फर्स्ट ऑफिसर मुरडॉक ने पूरी कोशिश की थी इसे किस तरह टर्न कर लिया जाए या इसके इंजन में को रिवर्स कर लिया जाए, और काफ़ी हद तक लेफ्ट में टर्न कर भी लिया गया था। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर ये 30 सेकंड के अलावा 37 सेकंड और मिल गए होते, टोटल 67 सेकंड्स मिल गए होते, 30 सेकंड लगे थे जब पहली बार इस वक्त दिखा था उसे टाइटैनिक से टकराने के लिए, पर उसके अलावा अगर 37 सेकंड और मिल गए होते तो शायद टाइटैनिक बच जाता। यानी 30-35 सेकंड का ही सिर्फ अंतर रह गया था। अगर आप कहते कि अगर टाइटैनिक की स्पीड 21 नॉट होती या 20 नॉट होती तो शायद वो एक्स्ट्रा 30 सेकंड मिल गए होते, पर ऐसा हो नहीं सका। 11:40 पे इसकी टक्कर हुई और 2 से 2.5 घंटे के बीच में ये हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। ठीक है, तो आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं टाइटैनिक के अराउंड, वो करने वाले हैं जो पैसेंजर्स जो चढ़े थे साउथहैम्पटन से या जो क्रू चढ़ा था बेलफास्ट से, उसमें से काफ़ी लोग साउथहैम्पटन में उतर गए थे, कुछ लोग उतर गए थे शरबॉक में, कुछ लोग क्वींसटाउन में से। जो लोग उतर गए थे वो कहाँ उतरे थे, और जो लोग नहीं उतर पाए, जो सर्वाइवर हुए या जो विक्टिम हुए, उनमें जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हम एनालिसिस करेंगे यूजिंग हाईलाइट टेबल्स। ठीक है, पहले क्विकली एक बार समझ लेते हैं हाईलाइट टेबल्स क्या होती हैं। देखिए, हाईलाइट टेबल को अगर आप ब्रेक कीजिए, हाईलाइट से याद कीजिए वो हाईलाइटर जो हम स्कूल में यूज़ किया करते थे, और हम एक टेबल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट डिफरेंट कलर से, ब्लू कलर के हाईलाइटर आते थे, नियॉन कलर के हाईलाइटर आते थे। तो ये देखिए टेबल में देखिए यहाँ हाईलाइट कर रखा है डिफरेंट टेक्स्ट को। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जैसे 53,000 बड़ा नंबर है इसके अंदर, राइट। एक से मुझे अपना पेन निकाल लेता हूँ, पेन ये, ठीक है, ये इसका बड़ा नंबर है, इसका छोटा नंबर है, ये काफ़ी हद तक ब्लू कलर की सीरीज है, दोनों बड़े नंबर है। तो कुछ हाईलाइट टेबल की वजह से आप इजीली एक पैटर्न्स बना सकते हैं कि कहाँ पे आपका आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंपॉर्टेंट नंबर्स क्या हैं, आपकी रेंज ऑफ नंबर वैल्यूज़ क्या है, कि आप हाई और लो वैल्यूज़ को देख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, हाईलाइट टेबल्स यूज कलर टू हेल्प विजुअलाइज डेटा इन टेक्स्ट टेबल्स। आप डेटा को, एक डेटा के अंदर पैटर्न्स को कि कौन सा हाई है कौन सा लो है, रेंज क्या है, इसको इजीली आप देख सकते हैं हाईलाइट टेबल्स में। ठीक है, तो चलते हैं टैब्लू के ऊपर और शुरू करते हैं हाईलाइट टेबल्स। सबसे पहले तो हमें डेटा कनेक्ट करना होगा, तो हम क्लिक करेंगे कनेक्ट टू द डेटा। आप यहाँ जा सकते हैं या ये जो आइकन है आप इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। एक बार मैं थोड़ा छोटा करता हूँ देखने के लिए। ठीक है, आप चाहे इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ क्लिक करके जाएंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के। यहाँ पे हम टाइटैनिक डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे, राइट। ठीक है, अब मैं पहुँच गया हूँ कनेक्शन पेन पे। कनेक्शन पेन में ये डेटा मैंने इंपोर्ट कर लिया है, यहाँ का काम हो गया। अब हम शीट 7 पे जाते हैं। जनरली शीट 1 आती है, पर मैंने शीट्स पहले से खोल रखी थी, इसलिए हमको शीट 7 आई है। ठीक है, एनीवेज ये डेटा सेट इंपोर्ट हो गया। ये सारे इसके अंदर डायमेंशंस हैं, इसके नीचे सारे मेजर्स हैं। कुछ मेजर्स टैब्लो ने खुद ऐड किए जो इटैलिक्स हैं, फॉर एग्जांपल मेजर वैल्यूज़। ये टाइटैनिक डेटा सेट, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। एक बार क्विकली डेटा को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, डेटा को देख लेते हैं। अभी तक हम डेटा को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेल, पर इस टाइम मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। ये आप छोटा सा डेटाबेस का आइकन देख रहे हैं, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा व्यू डेटा। ठीक है, व्यू डेटा पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये सारा डेटा मुझे क्विकली यहाँ दिखाई पड़ रहा है, मुझे एक्सेल में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पहला कॉलम है एज ग्रुप। ठीक है, एज ग्रुप में एडल्ट है, इन्फेंट है, क्लास डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग क्रू है, 3rd क्लास है, 1st क्लास है, क्रू है या पैसेंजर है, या तो क्रू हो सकता है या पैसेंजर हो सकता है। ठीक है, अगला है डिसएम्बार्क। डिसएम्बार्क का मतलब होता है कि कहाँ पे उतरे। एम्बार्क मतलब होता है चढ़ना, डिसएम्बार्क होता है उतरना। डिसएम्बार्क मतलब ये नहीं उतरे। इसमें नीचे देखते हैं, यहाँ पे सब होंगे कुछ। हाँ देखिए, ये यहाँ पे कोई दिखा है, कोई शरबॉक उतर गया, कोई साउथहैम्पटन उतर गया, डिफरेंट जगह लोग डिसएम्बार्क हो गए। एम्बार्क मतलब है कहाँ चढ़े थे, सॉरी डिसएम्बार्क शरबॉक में हुए थे। एक बार नहीं, मैं वापस बताता हूँ क्लियर। डिसएम्बार्क का मतलब है कहाँ पे उतरे थे, किस ये पोर्ट पे उतरे थे। तो देखिए जैसे ये पैसेंजर शरबॉक में उतरा था। उसके बाद अगला कॉलम है एम्बार्क। एम्बार्क में देख सकते हैं कोई शरबॉक से चढ़ा है, कोई साउथहैम्पटन से चढ़ा है, ठीक है, कोई बेलफास्ट से चढ़ा है। फिर है जेंडर मेल फीमेल क्लियर है।
होम कंट्रीज हैं, जॉब क्या थी उनकी, एक मैं क्लियर भी करता हूँ मैं इसको साथ साथ, ठीक है। और जॉब डिटेल्स, पैसेंजर नेम्स इतना इंपॉर्टेंट, इनकी एनसाइक्लोपीडिया में क्या प्रोफाइल है इनके बारे में आपको और पढ़ना है। सर्वाइव्ड, जो पैसेंजर थे क्या वो सर्वाइवर थे या विक्टिम थे या डिसएम्बार्क थे। डिसएम्बार्क का मतलब वो उतर गए, अगर वो उतर गए तो वो बच गए, मैं एक सर्वाइवर ही हुए, पर सर्वाइवर एक्चुअली यहाँ पे हम वो मान रहे हैं जो शिप के अंदर थे जब आइसबर्ग से टक्कर हुई, वहां पे कौन सर्वाइव किया कौन विक्टिम हुआ हम उसको सर्वाइवर मानते हैं। जो डिसएम्बार्क हो गए, ठीक है, वो उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, वो पहले से ही उतर गए, राइट। टिकट नंबर क्या है और एज क्या है, कि उनकी एज ग्रुप क्या है वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे एक पैसेंजर सर्वाइव करके एक कॉलम और मैंने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया, ये ओरिजिनल उसमें नहीं था। ये बेसिकली ये दिखाता है 1 और 0। 1 का मतलब है सर्वाइव कर गए, 0 का मतलब सर्वाइव नहीं किए। 1 में आपके डिसएम्बार्क और सर्वाइवर दोनों आते हैं, 0 में जो विक्टिम हुए वो आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। टिकट की प्राइस क्या थी और ईयर ऑफ बर्थ क्या था। ईयर ऑफ बर्थ आप देखेंगे यहाँ पे इसने नंबर बना दिया जो गलत है, एक्चुअली ईयर ऑफ बर्थ डायमेंशन होना चाहिए। मेजर, नंबर का मतलब है मेजर, और मेजर जनरली में आप मैथमेटिकल एग्रीगेशन लगाते हैं जैसे सम, एवरेज। ईयर ऑफ बर्थ में आप सम और एवरेज लगा के क्या करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, तो हम इसको यहाँ पे मेजर से कन्वर्ट करेंगे डायमेंशंस में, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं और वापस चलते हैं, इसको बंद, इस डायलॉग बॉक्स को बंद करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने बात की जो एज है, एज मेजर बिल्कुल ठीक है, पर जो ईयर ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ को हम कन्वर्ट करेंगे डायमेंशन में। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू डायमेंशन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू डायमेंशन के ऊपर, और ये देखिए अब ईयर ऑफ बर्थ आपका डायमेंशन बन गया, ब्लू बन गया इसके ऊपर, ठीक है। ओके, बड़े एक बार देख लेते हैं टोटल ये डेटा सेट कितना पड़ा है। उसके लिए जो स्टार्टिंग डेटा सेट है इसको मैं लेके यहाँ पे डाल देता हूँ। देख रहा हूँ मेरे पास करीब 2456 या 2456 इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, यानी रोज हैं। अगर एक्सेल में देखेंगे तो जो रोज हैं वो 2456 इसके अंदर रोज हैं इसके अंदर, ठीक है। क्लियर शीट आइकन क्लिक करके मैं शीट को क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि अब हमें बनानी है हाईलाइट टेबल। तो सबसे पहले हम देख के आते हैं सर्वाइवर को लेके आते हैं, सर्वाइवर डायमेंशन को लेके आएंगे, सर्वाइव्ड डायमेंशन लेके आते हैं, रो शेल्फ में डालते हैं। 3 हेडर्स हमें मिल गए, 3 हेडर्स देखिए, डिसएम्बार्क, सर्वाइवर, विक्टिम, राइट। जैसे हमने बात की थी, सर्वाइव के अंदर या तो वो डिसएम्बार्क यानी उतर गए, पहले ही किसी और पोर्ट पर उतर गए। पहला पोर्ट साउथहैम्पटन था, फिर शरबॉक, क्वींसटाउन, इन तीनों में से कहीं भी उतर सकते हैं, ठीक है। सर्वाइवर कितने सर्वाइव किए, कितने लोग इसमें से विक्टिम हुए, इसके ऊपर ABC दिखाता है प्लेस होल्डर्स, कि अभी कोई यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई मेजर नहीं है, मेजर डालेंगे प्लेस होल्डर हट जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ डालते हैं, देखते हैं कि कितने लोग डिसएम्बार्क हुए। विक्टिम 1496 विक्टिम रहे, सर्वाइव 711 लोग सर्वाइवर बने, और 214 लोग डिसएम्बार्क हो गए, यानी कि पहले ही उतर गए थे इसके ऊपर। हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि वो कहाँ पे डिसएम्बार्क हुए। हम क्लिक करते हैं डिसएम्बार्क कहाँ पे हुए। देखिए पहले डिसएम्बार्क हुए बेलफास्ट में एक कोई बंदा डिसएम्बार्क हुआ। एक्चुअली बेलफास्ट में ये पता नहीं कोई चढ़ के उतर गया। बेलफास्ट में ये कंस्ट्रक्शन हुई थी, बेलफास्ट में शिप बना था, बन के इसका पहला जो स्टेशन होता वो होना था साउथहैम्पटन, ये है पहला, फिर होना था शरबॉक, फिर तीसरा क्वींसटाउन। बेलफास्ट को मैं 0 बोलूँगा क्योंकि यहाँ से शिप बन के आया था, ठीक है। बेलफास्ट में एक बंदा उतरा, चढ़ के खुद ही उतर गया, पता नहीं क्या नाम। शरबॉक के अंदर 24 लोग होते, क्वींसटाउन में 8 लोग होते, साउथहैम्पटन में 216 लोग उतरे, राइट। जनरली 216 लोग कौन है, जो क्रू मेंबर्स थे जो बेलफास्ट से चढ़े थे। अगर देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं क्रू और पैसेंजर को एक और ड्रिल डाउन कर देते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जितने लोग हमारे यहाँ उतरे हैं, जितने लोग साउथहैम्पटन में उतरे, देखिए पैसेंजर 4 थे, यानी कि बेलफास्ट से भी कुछ लोग चढ़े थे, और 212 लोग हमारे क्रू थे, मैक्सिमम लोग क्रू थे साउथहैम्पटन में उतरे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग चढ़ने के बाद फिर कुछ देर में उतर गए, नॉट श्योर, पर ये 4 नंबर कहाँ से है, पर ठीक है, ये हमारे डेटा है फॉर अस। वी कैन यूज डायमेंशंस इन अ ड्रिल डाउन फैशन। हमने यहाँ पे 1 डायमेंशन 2 3 लिखे, और डायमेंशन लिख के हम कैसे देख सकते हैं कैसे नंबर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। अभी के लिए मैं क्रू और पैसेंजर यहाँ से हटा रहा हूँ। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिसएम्बार्क बेलफास्ट में 1 आदमी होता है, शरबॉक में 24 लोग, क्वींसटाउन में 8 लोग। अगर हम ये डिसएम्बार्क भी यहाँ से हटा देते हैं तो हमें सिर्फ ये मालूम चलेगा कि ये एक थोड़ा लो ग्रेनुलरिटी हाई ऑर्डर लेवल व्यू है। हाई ऑर्डर लेवल व्यू है क्योंकि इस पर डायमेंशंस कम है। जैसे ही डायमेंशंस और डालूंगा तो ग्रेनुलरिटी कम होती चली जाएगी। अभी आपको ये दिख रहा है कि डिसएम्बार्क 249 है, पर अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कितने लोग डिसएम्बार्क कहाँ पे हुए। उसके लिए हम उसे
डिसएम्बार्क डायमेंशन लाके हमें ड्रिल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ पर ग्रेनुलरिटी हाई हो गई है। अगर ये ग्रेनुलरिटी और एग्रीगेशन में और लेवल ऑफ डिटेल में कुछ भी कंफ्यूजन है तो पुराना लेक्चर है, आप इसी प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं, और जो लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं वो अपने LMS में जाके देख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये नंबर बहुत हाई है, ये नंबर उससे थोड़ा कम है, वगैरह वगैरह। मुझे इसे हाईलाइट करना है। हाउ डू आई हाईलाइट दिस? तो उसके लिए मैं कलर को यूज़ करूंगा, मार्क शेल्फ में कलर यूज़ करूंगा। मार्क शेल्फ में अच्छे से कर सकते हैं। मार्क शेल्फ में मैं क्या डालूंगा, क्या मेजर डालूंगा? ऑब्वियसली इसमें मेजर ही डालूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे इस नंबर को हाईलाइट करना है, यानी एक मेजर को हाईलाइट करना है। तो मेजर क्या है यहाँ पे? टोटल मैसेंजर्स, उनको उठाए कलर पे डालूंगा। चूंकि ये कंटिन्यूस फील्ड है, ये कंटिन्यूस फील्ड है, तो कंटिन्यूस फील्ड ने हमें एक ग्रेडियंट दे दिया है। यहाँ मुझे ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और चूंकि मुझे हाईलाइट टेबल बनानी है, सेकेंडली मैं यहाँ पे जो मार्क्स है, ये मार्क्स ऑटोमेटिक है, मैं इसकी जगह मैं यहाँ पे चूज करूंगा स्क्वायर। और जैसे ही मैंने स्क्वायर चूज किया तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये सेल, ये जो स्क्वायर सेल है, ये एक्चुअली रेक्टेंगल सेल है, यहाँ स्क्वायर कर रहा है। कंफ्यूज मत होना, ये कुछ चीज़ें हैं। कल को इसकी विड्थ कम कर तो स्क्वायर ही बन सकता था। तो ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे सिलेक्ट स्क्वायर करना है। ये आप रेक्टेंगल देखिए, ये डार्क ब्लू हो गया, दिखा रहा है कि मैक्सिमम आपका जो पैटर्न है, जो हाईएस्ट नंबर है वो यहाँ पर है, और लोएस्ट नंबर कहीं कहीं ये लोएस्ट नंबर है कंपेयर टू दिस नंबर। हाईलाइट टेबल से क्विकली समझ में आ रहा है इसके ऊपर। मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मैं जेंडर वाइज इनको ब्रेकअप देखना चाहता हूँ। मैंने डिसएम्बार्क को ब्रेकअप देख लिया, मैं यहाँ पे जेंडर वाइज ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और ब्रेकअप चूंकि मुझे कॉलम में ब्रेकअप करना है, अगर मुझे रोज पे ब्रेकअप करना है तो मैं रोज शेल्फ में डालता, पर चूंकि मुझे कॉलम में ब्रेकअप करना है तो मैं इसको जेंडर को डालूंगा कॉलम शेल्फ के ऊपर। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन जेंडर, ड्रैग इट एंड पुट इन द कॉलम शेल्फ। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग एनालिसिस हो गया। एनालिसिस ये हो गया है कि जो विक्टिम थे, हाईएस्ट विक्टिम्स मेल विक्टिम्स थे, ठीक है। इनफैक्ट जो सर्वाइवर थे, सर्वाइवर 359 352 लगभग दोनों सेम है, राइट। इसको मैं जरा फुल व्यू करता हूँ, एंटायर व्यू करता हूँ। अब ये देखिए, यहां पे देखिए, यही देखिए दोनों कलर सेम है, ठीक है, राइट। यहां पे विक्टिम्स है, मेल और फीमेल विक्टिम सेम है, पर यहां देखिए जो सर्वाइवर है, सर्वाइवर नंबर ऑफ सर्वाइवर्स मेल और फीमेल लगभग सेम है, पर विक्टिम्स में देखिए कि विक्टिम्स के अंदर ये 10% है उनका, मेल का। तो एक अच्छा खासा एनालिसिस, एक बहुत क्लियर हाईलाइट होकर आ रहा है कि जो विक्टिम्स थे उसमें मैक्सिमम लोग मेल थे और जो फीमेल्स के अंदर कम थी, ठीक है। तो ये थी हाईलाइट टेबल। इसके अंदर आप बहुत इजीली एक पैटर्न देख सकते हैं। फिर से छोटा कर देते हैं, स्टैंडर्ड कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली हाईलाइट टेबल में आप एक टेबल को हाईलाइट कर सकते हैं और इसमें पैटर्न्स को इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बार चार्ट। बार चार्ट को ये भी कहा जाता है किंग ऑफ चार्ट, और बार चार्ट और सॉर्टिंग भी हम समझेंगे और एक डिफरेंट एनालिसिस करेंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।